हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं सीपीसी में सेक्शन नंबर 10 और 11, जिसमें है स्टे ऑफ सूट्स सेक्शन नंबर 10 में, यानी कि रेस सब जुडिस, और सेक्शन नंबर 11 में रेस जुडिकाटा। अब देखो, एक बार बेरेक देख लो। बेरेक में मैंने सेक्शन नंबर 9 आपको करवा ही दिया है सिविल सूट से रिलेटेड। व्हाट आर सिविल सूट्स, वाई सिविल सूट्स, ठीक है। ये जनरल रूल है कि सिविल सूट्स होंगे सीपीसी वाले केसेस में, बट एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शन आ जाते हैं इसके बाद वाले सेक्शन पे कि कौन सा सूट आप नहीं करोगे। स्टे ऑफ सूट वो वाले कर दोगे जो ऑलरेडी हो चुके हैं बट डिसाइड नहीं हुए हैं। रेस जुडिकाटा में जो ऑलरेडी हो चुके हैं, डिसाइड भी हो चुके हैं, ये दो करेंगे। फिर इसके बाद फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेस सब जुडिस से। अब रेस सब जुडिस आता है सेक्शन नंबर 10 में। अब इसमें इसका मतलब देख लेते हैं कि रेस का मतलब क्या होता है। थिंग और अ मैटर, एंड सब जुडिस मीन्स अंडर कंसिडरेशन और पेंडिंग एडजुडिकेशन। यानी कि क्या है, एक मैटर है जिसका एडजुडिकेशन अभी पेंडिंग है। समझ में आ गया कि एक पेंडिंग सूट है। अब इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है कि साइमल्टेनियसली अगर दो पैरेलल लिटिगेशन चल रहे हैं तो उनको रोक दिया जाए। कोर्ट के पास फालतू समय नहीं है, उस समय को कृपया व्यर्थ ना करें, इसलिए सेक्शन नंबर 10 सेक्शन नंबर 11 आता है। ठीक है, उसके आगे सेक्शन नंबर 13 14 भी आता है, 12 भी आता है। 12 बार ऑफ सूट्स के बारे में बताते हैं, वो सब करेंगे। फिर इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 10 के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम मल्टीप्लिसिटी और सूट से प्रोटेक्ट करना। टू अवॉइड अ कन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन बाय द कोर्ट ऑफ कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन। ये जज है दूसरे कोर्ट का, ये जज है दूसरे कोर्ट का, इन्होंने कुछ बोल दिया ए, इन्होंने बोल दिया बी, तो अब दोनों के पास ज्यूरिसडिक्शन सेम है पर दोनों ने कुछ अलग अलग डिसीजन दिए हैं, तो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए। एंड टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस टू द पार्टीज एंड गिव इफेक्ट टू द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा। टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस, पार्टीज को कोई भी इनकन्वीनियंस हो उस चीज को हटाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा सूट डिसाइड होने वाला है, तुम फिर से मत डालो। ठीक है, अब इसके बाद इस पर्सन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि इस सेक्शन को याद कैसे करना है। साथ साथ इसमें आपका सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, फर्स्ट पे रखो आप सेक्शन नंबर 10 पे। सूट क्या है, मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली सिमिलर। ठीक है, मैटर क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली सेम। मैटर क्या है, जो पेंडिंग सूट पे मैटर है वो क्या है, डायरेक्टली और सब्सटैंशियली सेम है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है टाइटल सेम है। इस पर्सन ह्यूमन बीइंग है, इसके हाथ में क्या है, मैटर है। ठीक है, सर पे क्या है, टाइटल है, टाइटल भी सेम है, पार्टीज भी सेम है। ठीक है, हमें ये पता चल गया पार्टीज भी सेम है। जो कोर्ट है उसका ज्यूरिसडिक्शन भी सेम है। ये क्या है, यहाँ पे कोर्ट बैठा हुआ है। और सेक्शन और 5th पॉइंट क्या है, सूट जो है वो पेंडिंग है। समझ में आ गया, ये इजी है। बाकी जब सेक्शन नंबर 11 पढ़ाएंगे तो कुछ कुछ चीजें चेंज कर देंगे। अभी आपको पता चल गया ना इसके 5 पॉइंट्स। तो क्या है, फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन नंबर 10 क्या है पॉइंट्स, देयर मस्ट बी 2 सूट्स। ठीक है, 2 सूट्स होने चाहिए। वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड एंड द अदर सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड। ये मैंने आपको पॉइंट में नहीं पढ़ाया था, ये लिख लेना। द मैटर इन इशू इन बोथ सूट्स मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली द सेम, हमने ये पढ़ लिया है। बोथ द सूट्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज, हमने ये भी पढ़ लिया 3rd पॉइंट पे। पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। अब देखो ये नेक्स्ट पॉइंट पे, पर मैंने आपको टाइटल वाला पॉइंट पहले करा दिया है। ठीक है, पर उसका हाँ उसकी कोई वजह है। नेक्स्ट इसके बाद है द कोर्ट इन विच द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग मस्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन भी हमने डिसाइड कर लिया है। 6 पे द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स। कौन कौन से कोर्ट में, इन द सेम कोर्ट इन विच द सब्सिक्वेंट सूट इज ब्रॉट। ठीक है, सेम कोर्ट में। एनी अदर कोर्ट इन इंडिया, एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया बट इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, वो किस में पेंडिंग होना चाहिए, इनमें से किसी में पेंडिंग होना चाहिए। ज्यूरिसडिक्शन और कोर्ट, ये पेंडिंग वाला लास्ट पॉइंट है, ये हमने किया है, पर कहाँ पेंडिंग होना चाहिए ये हमने नहीं किया था ऊपर। तो ये वाले पॉइंट्स देख लेना, ए, बी और सी। एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, नॉट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, इंडिया में होना चाहिए, या फिर इन द सेम कोर्ट। सेम कोर्ट पे भी हो सकता है। समझ में गए आप लोग ये सारे पॉइंट्स। इसमें है ज्यूरिसडिक्शन, इसमें पेंडिंग कौन से कोर्ट में होना चाहिए, पार्टीज होनी चाहिए सेम, टाइटल होना चाहिए सेम, मैटर डायरेक्टली सब्सटैंशियली सेम होना चाहिए, और ये भी एक पॉइंट है, देयर मस्ट बी 2 सूट्स वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड। टाइम, ठीक है, टाइम लिख दो, एक पहले और एक बाद में। ये हो गई हमारी कंडीशंस। अब इसके बाद क्या है, सूट्स पेंडिंग इन फॉरेन कोर्ट। अगर सूट जो है वो पेंडिंग है फॉरेन कोर्ट में, तो ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, देयर इज नो बार ऑन द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट्स टू ट्राई अ सब्सिक्वेंट सूट इफ द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट इज पेंडिंग इन फॉरेन कोर्ट।
फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, हमें क्या मतलब है, फॉरेन कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो हमें मतलब हो सकता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है टेस्ट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 10 एंड अदर एस्पेक्ट्स। देखो, द टेस्ट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन नंबर 10 यानी कि रेस सब जुडिस वाला इज वेदर द डिसीजन इन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट would operate as res judicata in subsequent suit। सिंपल बात है, अगर हमने ये वाला केस डिसाइड कर दिया तो फिर हम सेक्शन नंबर 11 में फॉल कर जाएंगे, यानी कि रेस जुडिकाटा में फॉल ना कर जाएं। उससे बचने के लिए सेक्शन नंबर 10 है। सेक्शन नंबर 10 सेक्शन नंबर 11 से बचने के लिए, और सेक्शन नंबर 11 जो है वो इन जनरल बचने के लिए है। समझ में आ गया? जनरल क्या है? सेक्शन नंबर 11, पर 11 से बचने के लिए सेक्शन नंबर 10 आ जाता है पहले ही प्रोसीडिंग्स पे। लेकिन इसके बाद एक और चीज है, इनहेरेंट पावर्स टू स्टे। इनहेरेंट पावर भी है टू अचीव द एंड्स ऑफ जस्टिस। कोर्ट्स के पास क्या है? सेक्शन नंबर 151 में ऑफ सीपीसी में इनहेरेंट पावर्स होती है। अब क्या ये चीज इंटरिम ऑर्डर्स पे लगती है? सेक्शन नंबर 10 डज नॉट बार इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स बट इट बार्स ट्रायल ऑफ सूट्स। ट्रायल बार करता है, इंस्टीट्यूशन नहीं। यानी कि आप सूट ए और सूट बी कर सकते हो इंस्टीट्यूट, पर ट्रायल कर सकते हो, इसका ट्रायल कर सकते हो तो इसका नहीं कर सकते हो। इतना समझ में आ गया? ट्रायल, सिंस दिस रूल अप्लाइज टू द ट्रायल ऑफ द सूट एंड नॉट द इंस्टीट्यूशन। अब सूट इंस्टीट्यूट हो गया है। इट डज नॉट प्रिक्लूड्स द कोर्ट्स फ्रॉम पासिंग, यानी कि डज नॉट प्रिक्लूड, नॉट प्रिक्लूड कोर्ट्स फ्रॉम पासिंग इंटरिम ऑर्डर सच एज ग्रांट ऑफ इंजंक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ए में एक सूट हो गया है, कोर्ट बी में एक सूट हो गया है, मैटर एम है, इधर भी मैटर एम है, और इधर डिसाइड ट्रायल हो रहा है, इधर ट्रायल नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? ठीक है, ट्रायल नहीं हो रहा है, पर इंटरिम ऑर्डर आ सकते हैं कि हाँ ठीक है जज साहब आप ट्रायल मत करो, पर ऑर्डर निकाल दो कि आगे ये मैटर आगे नहीं जाएगा। ठीक है, जज साहब ने ऑर्डर निकाल दिया, उसको क्या बोलेंगे? इंटरिम ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 11 पे। हमने क्या है? सेक्शन नंबर 10 कर लिया है, स्टे ऑफ सूट्स। अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 11, रेस जुडिकाटा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें काफी सारे एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, 7-8 एक्सप्लेनेशंस है, वो सारी एक्सप्लेनेशंस आती हैं। तो चलिए करते हैं। इट इज द रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस। रेस, डिस्प्यूट एंड जुडिकाटा मीन्स डिसाइडेड। जुडिकाटा का मतलब डिसाइडेड होता है, रेस का मतलब डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट क्या हो गया है? डिसाइड हो गया है। ठीक है, वंस द केस इज डिसाइडेड नो वन कैन रीओपन इट इन अ सब्सिक्वेंट लिटिगेशन। एक्सेप्शंस होते हैं, पर ठीक है, जनरल रूल क्या है? कोई भी वापस नहीं खोल सकता है। क्यों? किताब बंद हो गई है, अब उसे वापस खोलने का कोई मतलब नहीं है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं, इसके मैक्सिम्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें मैक्सिम से समझ में आ जाते हैं। इंटरेस्ट रिपब्लिके उडसिट फिनिस लिथियम, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। इंटरेस्ट हो गया रिपब्लिके, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, रिपब्लिक हो गया स्टेट। दैट लिटिगेशन शुड नॉट बी प्रोट्रैक्टेड बट फिनिश्ड। क्या है? लिटिगेशन, ये लिथियम हो गया लिटिगेशन, एंड बीच वाला याद कर लो, शुड नॉट बी प्रोट्रैक्टेड बट फिनिश, यानी कि लिटिगेशन जो है उसे फिनिश कर देना चाहिए, बार बार उसे खोलना नहीं चाहिए। ठीक है, और फिनिश मतलब हो गया फिनिश। समझ में आ गया? अगर आपको प्री में लिख के आ जाएगा तो आप मार्क कर लोगे इंटरेस्ट रिपब्लिके। ठीक है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। इंटरेस्ट किसका है? स्टेट का है, कि फिनिश होना चाहिए क्या? लिथियम, यानी कि लिटिगेशन फिनिश होना चाहिए। समझ में आ गया? इंटरेस्ट रिपब्लिके उडसिट फिनिस लिथियम। कई बार बोलोगे, याद हो जाएगा, एक बार में पढ़ के किसी को याद नहीं होता है। नेक्स्ट है नेमो डेप्ट बिस वेक्सरी प्रो उना एट एडम कॉजा। ठीक है, नेमो यानी कि नो मैन। ठीक है, नो मान लो, नो मैन ऑट टू बी वेक्स ट्वाइस। ठीक है, नेमो हो गया, डेप्ट हो गया, बिस हो गया ट्वाइस, वेक्सेरी हो गया वेक्स्ड, यानी कि बार बार उसको परेशान नहीं करना है, फॉर वन एंड द सेम कॉज। ठीक है, कॉजा हो गया कॉज, उना एट यानी कि वन। समझ में आ गया? ये नेमो डेप्ट, नो मैन ट्वाइस वेक्सेरी, नो मैन ट्वाइस वेक्स्ड। ठीक है, नो मैन शुड बी ट्वाइसली वेक्स्ड फॉर इडम कॉज, ऊना यानी कि सेम वन कॉज, सेम कॉज के लिए। समझ में आ गया? ये नेमो डेब बिस वेक्सेरी प्रो ऊना एट इडम कॉसा। नेक्स्ट है 3, रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटर। इसका मतलब है अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। जो भी जुडिशियल डिसीजन आ जाता है, यानी कि रेस जुडिकाटा, जो डिसीजन एक बार में आ जाता है, प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटर, उसको एक बार में मान लेना चाहिए एज करेक्ट। ये तीनों मैंने मैक्सिमम आपको अच्छे से समझा दिया है, कई बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद एक केस लालचंद वर्सेस राधा कृष्ण। लालचंद वर्सेस राधा कृष्ण, इसमें क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा बताया है। क्या बताया है? प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। इसको मार्क करके याद कर लो।
is conceived in the larger interest that all litigation must sooner than later come to an end. Also section 11 is non-exhaustive. सेक्शन 11 क्या है? नॉन एग्जॉस्टिव है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ क्या है, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर। देखो लार्जर इंटरेस्ट यार, जुडिशियल डिसीजन एक बार आ गया उसको बार बार खोदने की जरूरत नहीं है। कोर्ट्स आर ऑलरेडी ओवरबर्डन। अब इसके बाद है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकाटा। अब रेस जुडिकाटा की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ लगेगी उस चीज़ से रिलेटेड है। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस केस को याद कर लो, इसलिए मैं इसको पूरा पूरा येलो कर देती हूँ। दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। रेस जुडिकाटा इज एसेंशियल पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इज इक्वली एप्लीकेबल टू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 to 26। रिट्स में लगता है, हाँ लगता है, रिट्स में हर जगह लगता है, इतना याद रखना। अब ऑप्शन आ जाए रिट्स में लगता है, फलाने ढिमकाने कहीं लगता है, हाँ लगता है, सब जगह लगता है। इट अप्लाइज टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स एज पर रिप्रेजेंटेटिव सूट्स अंडर सेक्शन 11। एक्सेप्शन 7 में दिया गया कि हाँ रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के एग्जीक्यूशन में लगता है, कि देखो सिर्फ ट्रायल में नहीं एग्जीक्यूशन में भी लगता है। नेक्स्ट है इट अप्लाइज इन 2 स्टेजेस ऑफ द सेम प्रोसीडिंग्स। एक ही प्रोसीडिंग्स है उसके दोनों स्टेजेस में भी लगता है, क्यों फालतू में उस स्टेज को वापस रिपीट किया जाए। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकाटा इज इन erroneous decisions but not applicable on pure question of law। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। रेस जुडिकाटा यानी कि एक मैटर है एम, उसको 2 बार नहीं देखेंगे, पर ये जो मैटर है एम इससे निकल के आया एक क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन वाला क्वेश्चन कई बार उठा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर उसको फैक्चुअल की तरह देखा जाए, मैटर की तरह देखा जाए, तो उसको 2-3 बार आप नहीं कर सकते हो, पर क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ उससे निकल के आता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसे मल्टीपल टाइम्स देखती है, उसमें मल्टीपल टाइम्स डिसीजन देती है। इसलिए समझना कि प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ जब निकल के आता है तो उस पर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, उसको कोर्ट्स को डील करना पड़ेगा, कितना भी ओवरबर्डन हो जाए तब भी। नेक्स्ट इसके बाद एक कंसेंट डिक्री पे लगता है, नहीं कंसेंट डिक्री पे नहीं लगता है, बिकॉज इट इज मेयरली अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कोई सूट वगैरह नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमारा ये क्या हो गया, रेस जुडिकाटा का मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट वगैरह कंप्लीट हो गया है। सिर्फ ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है अभी, प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ है अभी, और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये कंप्लीट हुआ है, जैसे कि हमने रेस सब जुडिस में किया था, कहाँ कहाँ कंप्लीट हुआ है। अब मैंने ऊपर आपको ये डायग्राम पढ़ाया था, याद है ना आपको, कि एक पर्सन है, उस पर क्या है 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, ठीक है, ये पढ़ाया था। अब इसी के साथ मैं इसी को रिलेट करके आपको इसके एक्सेप्शंस पढ़ा रही हूँ। पहले तो इसकी कंडीशंस बता देती हूँ कि इसमें भी यही है, मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली होगा, टाइटल सेम होगा, पार्टी सेम होगी, कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन सेम होगा। इसमें मैटर पेंडिंग की जगह ऑलरेडी डिसाइडेड कर देना, ठीक है। अब हम एक बार इसकी जो कंडीशन है वो कर लेते हैं। पहला है द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी सेम, यानी कि इसमें भी क्या है, सब्सिक्वेंट सूट है तो 2 सूट होगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 10 में भी 2 सूट्स होंगे और सेक्शन नंबर 11 में भी 2 सूट्स इंस्टीट्यूट करे जाएंगे। एक बार इधर से देखो, बेयर एक्ट से मैं बाद में दिखा दूंगी, पहले एक बार ये देख लो। दोनों सेक्शंस में जो है सूट्स जो है इंस्टीट्यूट किए जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड पॉइंट में आ जाता है कि द फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन अ सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। पार्टी सेम होनी चाहिए, हमें पता चल गया है अंडर होम, या तो पार्टी सेम होने चाहिए या फिर वो जो दोनों पार्टीज हैं उनके अंडर कोई क्लेम करना चाहिए। द पार्टीज मस्ट हैव बीन लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, ये भी होना चाहिए। द कोर्ट विच हैज डिसाइडेड, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और 5th पॉइंट, द मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू इन द क्वेश्चन सूट मस्ट हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड इन द फॉर्मर सूट। यही चेंज हमने यहाँ पे करवाया है कि ये डिसाइड हो जाना चाहिए। अब देखो इस डायग्राम की सिग्निफिकेंस सिर्फ इतनी नहीं है कि आपको सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 के मेजर पॉइंट्स याद हो जाएं, बट इसलिए भी है क्योंकि इससे आपको एक्सप्लेनेशंस भी याद होंगी सेक्शन नंबर 11 की, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा प्री में पूछी जा रही हैं। बट क्योंकि ये डीप वाला पोर्शन है तो इसको मेंस में हम कवर कर रहे हैं, मेंस की सीरीज में। तो सबसे पहले अब इधर से देखो एक्सप्लेनेशन 1, द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शैल डिनोट अ सूट विच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर टू अ सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वॉज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयर टू। हमने 5th पॉइंट पे ये कंप्लीट किया था, अब 5th से ही हम एक्सप्लेनेशन 1 स्टार्ट कर देंगे। 5th पॉइंट पे क्या है, डिसाइडेड होना चाहिए क्या, फॉर्मर सूट, वहीं पे हम लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिसाइडेड फॉर्मर सूट, और यहीं पे हम लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन 1, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 1 भी बात करता है फॉर्मर सूट के बारे में, जिसका मतलब होता है कि पहले डिसाइड हो गया, उसको बोलते हैं फॉर्मर सूट। समझ गए आप लोग।
नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि कोड क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब इसमें क्या है, हम एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 किस बारे में बात कर रही है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजंस एज टू अ राइट ऑफ अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। समझ में आ गया कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट कैसे डिटरमाइन होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन एज टू राइट ऑफ अपील, अपील वगैरह को हटाते हुए, इरिस्पेक्टिव ऑफ अपील वगैरह के प्रोविजंस को देखते हुए हम क्या देखेंगे, उसका कॉम्पिटेंस देखेंगे। समझ गए हम लोग सेक्शन नंबर एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पे। अब हमने क्या किया था, पार्टीज किया था थर्ड पॉइंट पे, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पे क्या आ गया, पार्टीज आ गई, क्योंकि थर्ड पॉइंट जो है वो बीच का पॉइंट होता है। The matter above referred must be in the former suit has been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other। देखो पार्टीज तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, पर एक्सप्लेनेशन में बोला है कि देखो या तो एलेज होगा या तो डिनाइड होगा, ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रिफर्ड टू मस्ट बी इन द फॉर्मर सूट हैव बीन एलेज बाय वन पार्टी एंड इधर डिनाइड। अब देखो तुम एलेज करोगे, प्लेंटिफ क्या करेगा, एलेज करेगा। अब या तो आप क्या कर दो, डिनाई कर दो, ठीक है, या तो आप क्या कर दो, एडमिट कर दो और कॉम्पनसेशन ले लो। तो समझ में आ गया, पार्टी 1 जो होगी वो क्या करेगी, एलेज करेगी, पार्टी 2 क्या करेगी, डिनाई करेगी या एडमिट करेगी। समझ गए, तो इन सब चीज़ों को भी आप एक्सप्लेनेशन 3 में रखते हुए बोल रहे हो कि ये सारी चीज़ जो है किस में आती है, मैटर अबव रिफर्ड फॉर्मर सूट के मैटर में ही आती है। ठीक है, पार्टी कौन सी होगी, या तो वो डिनाई करेगी या तो एलेज करेगी, वो वाली पार्टी हो गई। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं कौन से, थर्ड पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट पे हमने कोई एक्सप्लेनेशन किया है नहीं, सेकेंड पॉइंट पे हमने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट पे कौन सा एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 4। एक्सप्लेनेशन 4 किस बारे में बात करता है, एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड फॉर डिफेंस और अटैक इन सच फॉर्मर सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। हमने फर्स्ट पॉइंट पे किस बारे में पढ़ा था, डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली के बारे में पढ़ा था। इसमें भी क्या है, कोई भी मैटर क्या किया गया है, उस मैटर को ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फॉर्मर सूट, या तो डिफेंस बना लो ग्राउंड ऑफ डिफेंस, या फिर अटैक बना लो, तो वो भी क्या हो जाएगा, अरे वो मैटर ही हो जाएगा। कोई भी ग्राउंड अगर आप मेंशन कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। क्या बोलते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव। और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो वो भी मैटर, उसको भी क्या बोलेंगे हम, डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। तो हमारी ये 4 एक्सप्लेनेशंस हो गई हैं। टोटल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितनी है, 8 एक्सप्लेनेशंस हैं। अब आगे की एक्सप्लेनेशन हम ऐसे रख देते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 में है, एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड। यानी कि एक्सप्लेनेशन 5 में बोला गया है कि कोई भी जो रिलीफ है क्लेम की गई है, ठीक है, रिलीफ जो है इसको क्लेम किया गया है पर नहीं मिली है, तो इसको मानेंगे ये तो रिफ्यूज कर दी गई है। तो हमारा एक्सप्लेनेशन 5 भी कवर हो गया है। अब एक्सप्लेनेशन 6 में आते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में। एक बार 6 पढ़ लेते हैं, वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनाफाइड। अच्छा ये तुम खुद ही पढ़ लेना। 6 में है रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में है, बहुत ज़्यादा फेमस एक्सप्लेनेशन है ये और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बारे में मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया है कि कैसे इसे याद करना है, प्री वाली वीडियोस में, उसकी सीरीज में देख लेना। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 6 हो गया। सेक्शन नंबर एक्सप्लेनेशन 7 ये बात करता है एप्लीकेशन ऑन एग्जीक्यूशन या फिर रेफरेंस। इसका एप्लीकेशन किस चीज़ में होगा, एग्जीक्यूशन में होगा, ये तो हमने पढ़ा ही है। रेफरेंस में भी होगा इसका एप्लीकेशन। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 8 जो कि बात करता है लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स जो है वो रेस जुडिकाटा पे अप्लाई होगा, कि अगर कोर्ट जो है वो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन का है तो भी रेस जुडिकाटा जो है उस जो भी वो डिसाइड करेगा, ठीक है, वो एज अ रेस जुडिकाटा की आगे सूट्स में एज अ प्रेसिडेंट यूज किया जाएगा। बस यही है कि वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, फिर से आप डिसाइड मत करिए, भले ही कोर्ट लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन का हो। इसको भी पढ़ लेना। एक्सप्लेनेशन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछी जाती है, और एक्सप्लेनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेनेशन 4। ये 4, 5 और 6 जो है सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, रेस्ट मैंने ज़्यादा देखा नहीं। नेक्स्ट इसके बाद है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन नंबर 11। इसमें है अकॉर्डिंग टू इट अ मैटर विल बी कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। कंस्ट्रक्टिवली इन इशू होगा इफ
इट माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड फॉर डिफेंस, या तो डिफेंस बना दो या तो अटैक बना दो इन फॉर्मर सूट. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मर सूट में मैटर है प्रॉपर्टी का. ठीक है, प्रॉपर्टी का मैटर है कि एक वाइफ है वो एलिज कर रही है कि ये मेरी ये मुझे मिलना चाहिए एज अ मेरा वो था मेंटेनेंस की राइट की, ये मेरी प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये वाइफ है, ये क्लेम कर रही है. अब हस्बैंड बोल रहा है कि ये जो वाइफ है ये ऑलरेडी मैरी कर चुकी है हस्बैंड 2 से, इसका हस्बैंड 2 है, इसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, कुछ ऐसी है. तो उसमें ग्राउंड बना दिया गया है. तो ये भी क्या हो जाएगा नेक्स्ट सूट में अगर लिया जाएगा कि कुछ कि उसने शादी में रहते हुए उसने दूसरे आदमी से शादी के लिए, कुछ भी ऐसा ग्राउंड अगर ऐसे लिया जाएगा तो इसका जो ग्राउंड है डिफेंस अटैक ये सारे पोर्शंस जो हैं इसके लिए जाएंगे. यानी कि फलानी जितनी भी बातें करोगे आप उसको भी नोट डाउन किया जाएगा. इसमें केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन वेयर द पार्टीज हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रेजिंग अ मैटर. यानी कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है दैट शुड बी टेकन टू बी द सेम थिंग एज इफ द मैटर हैड बीन एक्चुअली रेज्ड एंड डिसाइडेड. तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी, तुमने ली नहीं, तुमने केस कोर्ट का टाइम बर्बाद किया है, तो उसको अब नहीं लिया जाएगा वापस से, माना जाएगा कि वो ऑलरेडी आप ले चुके हो. एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज टू कट शॉर्ट लिटिगेशन. सिंपल है, वक्त बचाना है. केसेस कर सकते हो, सारे केसेस कर सकते हो, सिविल केसेस कर सकते हो. सेक्शन नंबर 9 ने बोल दिया. अब 9 में बहुत सारे केसेस आ जा रहे हैं, करोड़ों केसेस आ रहे हैं, तो उन केसेस को रोकोगे कैसे? सेक्शन नंबर 10, 11 ये सारे सेक्शन इसीलिए लगाए गए हैं कि आप उसको रोको. अब इसके बाद बात हो रही है सेम टाइटल. हमने सेम टाइटल के बारे में पढ़ा है, सेम पार्टीज. तो इसका मतलब क्या है? सेम टाइटल मतलब सेम कैपेसिटी में. सेम कैपेसिटी में मान लो मैं एज अ वाइफ की कैपेसिटी में कोई कर रही हूँ सूट, मैं एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव की LR की तरह कर रही हूँ, या फिर मैं एज अ, ये मेरा टाइटल है, पर्सन नहीं होता है. सेम टाइटल सेम पर्सन पे डिपेंड नहीं होता है, कैपेसिटी पे डिपेंड होता है. नेक्स्ट है सेम पार्टीज और देयर प्रीवीज. पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन रिकॉर्ड वही होता है पार्टीज. यही 2 चीजें हैं जो आती हैं. नेक्स्ट इसके बाद है एक्सप्लेनेशन 6 रेस जुडिकाटा इन रिप्रेजेंटेटिव सूट्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ रिप्रेजेंटेटिव सूट एज एन इंस्टेंस वेयर द पर्सन सुइंग और सूड in representative character represent the parties and hence a decision in such suit would operate as res judicata. कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनमें से एक नेता टाइप आदमी खड़ा हो जाता है और वो बोल रहा है कि ये मेरा सूट है फलाना ढमकाना, ठीक है, कि ये हमारा सूट है, तो उसको भी रेस जुडिकाटा में लाया जाएगा अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट है. तो इसको बस क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स को इसके एम्बिट में कवर कर दिया गया है कि फालतू बार बार केसेस ना हो. कंडीशंस क्या है इसकी? देयर मस्ट बी राइट क्लेम्ड बाय 1 और मोर पर्सन. राइट क्लेम करोगे तुम. द पार्टी इज नॉट एक्सप्रेसली नेम्ड इन द सूट मस्ट बी इंटरेस्टेड इन सच राइट. ठीक है, एक्सप्रेसली नेम्ड नहीं है पर बोल दिया गया कि फलानी कंपनी के लोग, ठीक है, तो वो क्या है, इंटरेस्टेड है. अब फिर से अगर कोई उनमें से केस करेगा तो यही देखा जाएगा ना कि इंटरेस्ट था उनका कि नहीं, वो देखा जाएगा. नेक्स्ट सी में है द लिटिगेशन मस्ट हैव बीन कंडक्टेड बोनाफाइड. लिटिगेशन बोनाफाइडली होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के लिए. नेक्स्ट इसके बाद है ऑल द कंडीशंस लेड डाउन इन ऑर्डर 1 रूल 8 मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद. ऑर्डर 1 जब हम पढ़ेंगे तो उससे आप देख लेना कि हम उसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट्स कवर कर रहे हैं. तो हमने ये चीज़ कर ली है. सेम टाइटल सेम पार्टीज में रिप्रेजेंटेटिव सूट्स वाला जिक्र आ जाता है. नेक्स्ट इसके बाद है इशू किस चीज़ से रिलेटेड है? इशू ऑफ फैक्ट रेस जुडिकाटा लगेगा? हाँ लगेगा. मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ रेस जुडिकाटा लगेगा? हाँ लगेगा. पर प्योर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है, रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा क्योंकि इट्स अनरिलेटेड टू फैक्ट्स. नेक्स्ट है फॉर्मर सूट एंड प्रीवियस सूट. देखो फॉर्मर सूट वी हैव टू लुक फॉर डेट ऑफ डिसीजन. ठीक है, ये नहीं है कि फॉर्मर सूट तुमने फलानी डेट को इंस्टीट्यूट किया था, दूसरा सूट तुमने फलानी डेट को इंस्टीट्यूट किया था, ये नहीं देखा जाएगा. ये देखा जाएगा कि कौन सा डिसीजन वाला डेट है, बिकॉज सूट इनकम्पासेस एपेलेट कोर्ट्स ऑल्सो. अब देखो इसमें जो सूट है इट इनकम्पासेस एपेलेट कोर्ट्स ऑल्सो. एपेलेट कोर्ट्स के सारे डिसीजंस भी इनकम्पास करता है. अब इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 10 जो है और 11 जो है वो कवर हो चुका है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब. नहीं अच्छा लगा है तो प्लीज़ तब भी शेयर करो इसे, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं अच्छा लगा तो शायद किसी और को अच्छा लग जाए, किसी और को समझ में आ जाए, क्योंकि हर किसी के पढ़ाने का तरीका हर किसी को अच्छा नहीं लगता है. तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ हेल्प मी ग्रोइंग दिस चैनल. थैंक यू.